शर्मा जी के मकान में कई दिनों से एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। कहा जाता था कि वहां एक 12 साल की लड़की बंद रहती है। लोग कहते पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन खिड़की के पास कभी कभी दिख जाती है। वो लड़की कमजोर सी, फटी पुरानी फ्रॉक पहने, हर आने जाने वाले को आंखों से देखती और होंठ हिलाती जैसे कुछ कह रही हो। कई बार उसने हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश भी की, लेकिन या तो लोग डर के मारे रुकते नहीं या अनदेखा कर देते। एक सुबह सोसाइटी की ही एक महिला आरती दीदी, जो कि एक जानी मानी सोशल वर्कर थी, अपने घर से निकलकर दुकान की ओर जा रही थी। रास्ते में शर्मा जी का घर पड़ा। खिड़की के पास वही लड़की खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथ में कोई चीज थी, शायद कागज का टुकड़ा। जैसे ही आरती दीदी वहां से गुजरी, लड़की ने कांपते हाथों से वो कागज बाहर की ओर फेंक दिया। कागज रुबीना दीदी के पैरों के पास आ गिरा। आरती दीदी झुककर उसे उठाने लगी, तभी उनकी नजर लड़की की आंखों से मिली। आंखों में दर्द और एक अजीब सी बेबसी थी। लड़की ने हल्की सी आवाज में कहा, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हर शब्द बोलना उसके लिए जानलेवा मेहनत हो। कुछ ही पलों बाद वो थरथराती हुई पीछे हटी और अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। आरती दीदी के हाथ में कागज अब कसकर दबा हुआ था और उस पर लिखे शब्द देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर शर्मा जी के मकान में वो लड़की कहाँ से आई? पूरी सोसाइटी में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये लड़की है कौन और इस बंद मकान में कर क्या रही थी? हर किसी के दिल में अजीब सा डर भी था और जिज्ञासा भी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। वो लड़की शर्मा जी के मकान में कैसे पहुंची? उसे अचानक बेहोशी क्यों आ गई? ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि उस मासूम के साथ क्या हुआ और वो वहां क्या कर रही थी। अगर कहानियां आपको मेरी तरह रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है पिपली नाम के एक छोटे से गांव से। गांव के लोग जमीन से जुड़ी जिंदगी जीते थे। खेती ही उनका सहारा थी, लेकिन खेती से बस इतना ही अनाज आता था कि पेट भर सके। रोज की रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन सपनों के लिए जगह नहीं बचती थी। पिपली गांव में सिर्फ एक ही नहीं, न जाने कितने परिवार ऐसे थे जो कई कई दिनों तक भूखे रह जाते थे। कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी बाजार में दाम इतने गिर जाते कि मेहनत का मोल ही नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन गांव में एक शख्स आया, शहरी कपड़े, चमकते जूते और मीठी बातें करने वाला। वो खुद को सोशल वर्कर कहता था। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं आपके बच्चों को शहर ले जाऊंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा, उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो इन्हें अच्छी जगह काम दिलवाऊंगा, ताकि ये आपको भी पैसे भेज सकें। बात के साथ साथ वो एक और लालच देता, थोड़े बहुत पैसे हाथ में थमा देता, ताकि भूखे पेट में रोटी जा सके। गांव वाले, जो पहले ही गरीबी और मजबूरी में टूट चुके थे, उसकी मीठी बातों और पैसों के आगे हार मान जाते। धीरे धीरे कई परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को उसके साथ भेजने लगे, इस भरोसे के साथ कि उनका बच्चा शहर जाकर पढ़ेगा, तरक्की करेगा और एक दिन घर लौटकर उनका सहारा बनेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ बच्चों का सफर कभी घर वापस आने का नहीं होगा। उसी पिपली गांव में एक आदमी रहता था, राम प्रसाद। वो बेहद गरीब परिवार से था। खेत उसका था, पर फसल जैसे उसके नसीब से रूठ गई थी। पिछले कई दिनों से उसने खुद कुछ नहीं खाया था। जैसे तैसे इधर उधर से उधार या मांगकर अपने बच्चों को एक आध रोटी दे देता। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक हफ्ता हो गया, राम प्रसाद के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। यही वो वक्त था जब गांव में बच्चों को ले जाने वाला आदमी रमेश उसकी जिंदगी में फिर आया। रमेश ने जब सुना कि राम प्रसाद की फसल बर्बाद हो गई है और घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है, तो वो मुस्कुराता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचा। राम प्रसाद, रमेश ने बड़े सहज लहजे में कहा, ये हालत कब तक झेलोगे? तुम्हारे ऊपर वैसे भी 3 बेटियों का बोझ है। छोटी 2 तो अभी नन्ही है, लेकिन बड़ी वाली, हाँ वही जो 13 साल की है, वो तो काम कर सकती है। शहर में अच्छे घरों में काम मिलेगा और तुम पर से थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा। घर का खर्चा भी निकल आएगा। गरीबी, भूख और मजबूरी इंसान को सोचने का मौका ही कहाँ देती है। राम प्रसाद के सामने जैसे 2 ही रास्ते थे। एक, भूखे रहकर बच्चों को तड़पते देखना। दूसरा, बड़ी बेटी को रमेश के साथ भेज देना। और यहीं से उस लड़की की जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू होने वाला था। रमेश ने धीरे से पास आकर कहा,
तुम एक काम करो, अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ भेज दो। बदले में मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये दूंगा। वहाँ उसे अच्छे घर में काम मिलेगा और साथ साथ पढ़ाई भी कर सकेगी। सोचो, तुम्हारी बेटी का भी भविष्य बन जाएगा और तुम्हारा घर भी चल पड़ेगा। रामप्रसाद ने रमेश की आंखों में झांका, वो आंखें जिनमें मिठास से ज्यादा कोई और चाल छुपी थी। रामप्रसाद ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगा। चाहे कितनी भी गरीबी क्यों न हो, मैं उसे अजनबियों के साथ नहीं जाने दूंगा। उसने रमेश को मना कर दिया और दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी ये सोच की भी होती है। रात होते होते जब घर में चूल्हा फिर से ठंडा पड़ा और बच्चे भूख से रो रहे थे, रामप्रसाद की पत्नी सुशीला ने धीमी आवाज में कहा, सुनो, सपना को उनके साथ भेज दो। हमारे घर में वैसे भी खाने को कुछ नहीं है। कम से कम वहाँ उसे खाना, कपड़ा और पढ़ाई मिल जाएगी और हमें भी पैसे मिलेंगे। रामप्रसाद चुप रहा। उसकी आंखों में अपनी बेटी की मासूम सूरत घूम रही थी। उसे भेजना या न भेजना, दोनों फैसले किसी न किसी रूप में मौत जैसे थे। सुशीला ने फिर वही बात दोहराई, हम तो रुखी सुखी खाकर भी जी लेंगे, लेकिन कम से कम सपना को तो पेट भर खाना मिलेगा। और वो कह रहा है हर महीने 10,000 रुपये देगा। उसे काम भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगी। सोचो, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। भूख और मजबूरी के बीच तड़पते परिवार में ये बातें धीरे धीरे रामप्रसाद के दिल में जगह बनाने लगी। आखिरकार अगले ही दिन वह रमेश के पास गया। धीमे स्वर में बोला, ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना, वो अभी बच्ची है। लेकिन रामप्रसाद को नहीं पता था कि उसकी ये सहमति उसकी बेटी के लिए मौत जैसी कैद बन जाएगी। सपना रामप्रसाद की पहली पत्नी की बेटी थी। सुशीला जो सौतेली माँ थी, उसे एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। अंदर ही अंदर वो हमेशा चाहती थी कि सपना घर से दूर चली जाए। इसलिए मौका मिलते ही उसने रमेश के पास जाकर सपना को उसके हवाले कर दिया और बदले में रमेश के हाथ से पूरे 30,000 रुपये ले लिए। उस वक्त न रामप्रसाद को सच पता था, न सपना को, लेकिन ये सौदा सपना के बचपन की सबसे खतरनाक डील साबित होने वाली थी। ये सारा खेल सुशीला और रमेश के बीच हुआ, लेकिन रामप्रसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे तो बस इतना बताया गया था कि रमेश हर महीने 10,000 रुपये देगा, सपना को अच्छे घर में काम और पढ़ाई का मौका मिलेगा। बेचारा रामप्रसाद, उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को किसी दरिंदे के हवाले कर रहा है, जो उसे सीधे नरक में धकेलने वाला था। रमेश मासूम सपना को अपने साथ शहर ले गया। सपना के मन में अभी भी यह भरोसा था कि शायद सब सच होगा, नई जगह, नए लोग, पढ़ाई का मौका। लेकिन शहर पहुंचते ही रमेश ने उसे सीधे एक एनजीओ जैसे दिखने वाले पर असल में बच्चों से काम करवाने वाले अड्डे पर छोड़ दिया। यहाँ मासूम बच्चों को बाहर से पढ़ाई और देखभाल का नाम देकर लाया जाता था, लेकिन हकीकत में उनसे दिन रात काम करवाया जाता और बदले में उन्हें सिर्फ डर, गाली और भूख मिलती थी। सपना की आंखों में उस वक्त पहला डर उतरा। उसे समझ आने लगा कि ये सफर उसके सपनों का नहीं, बल्कि उसके दुर्स्वप्न का था। सपना थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए उस एनजीओ जैसे अड्डे से उसे एक परिवार के पास भेजा गया। ये थी शर्मा परिवार, पति पवन शर्मा, पत्नी उर्मिला शर्मा और उनका सिर्फ 1.5 साल का बेटा नन्नू। सपना का काम था नन्नू की देखभाल करना। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। पवन और उर्मिला दोनों ने उसे अपनापन दिया। पहले 10-15 दिन सपना के लिए मानो किसी सपने जैसे थे। उसे भरपेट खाना मिलता, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते और सोने के लिए एक साफ बिस्तर। सपना के दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, शायद पापा सही कह रहे थे, यह मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मिठास बस शुरुआत थी। उसके बाद की कड़वाहट उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाली थी। एक दिन नन्नू को सुलाने के बाद सपना धीरे से पवन शर्मा के पास आए और बोली, अंकल, क्या आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे? मुझे पढ़ाई करनी है। पवन ने हंसते हुए लेकिन तंज भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरा एडमिशन तो करवाऊंगा। तेरे बाप ने तो यहाँ तेरे लिए बहुत सारे पैसे छोड़कर गया है ना। उसके शब्दों में छिपा व्यंग्य सपना के दिल को चीर गया। उसकी आंखें झुक गईं और वो धीमी आवाज में बोली, जो अंकल मुझे यहाँ लेकर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आप लोग पढ़ाई भी करवाएंगे, लेकिन आपने तो पहले कभी ये बात नहीं कही।
पवन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन नहीं बल्कि कुछ और छिपा था। सपना के मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये बेचैनी आगे चलकर डर में बदलने वाली है। सपना की बात सुनकर उर्मिला ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, हमने कहा था, लेकिन वो तो सिर्फ औपचारिकता के लिए कहा था। हम तेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों करेंगे? तेरे बाप को तो हम हर महीने 10,000 रुपये देते हैं, और वो सोशल वर्कर वाला आदमी, वो एनजीओ वाला, हमसे 5,000 और ले जाता है। मतलब 15,000 रुपये हर महीने हम तेरे पीछे दे रहे हैं, और अब तू कह रही है कि तेरी पढ़ाई का खर्च भी हम उठाएं। भूल जा पढ़ाई और जाकर अपने काम में ध्यान दे। उर्मिला के शब्द सपना के दिल में तीर की तरह लगे। उसके कानों में मानो वो वादे गूंजने लगे जो रमेश ने गांव में किए थे, अच्छे घर में रखेंगे, पढ़ाई भी कराएंगे। आज उसे समझ आ गया कि वो सारे वादे बस एक छलावा थे। सपना के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन उसने न खाने का स्वाद महसूस किया, न काम करने का मन। पूरा दिन बस अपने बिस्तर पर बैठी रोती रही, और शायद उसी दिन उसके अंदर की मासूम उम्मीद पहली बार टूट गई। सपना अकेली एक कोने में बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। उसके दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर पापा को पता होता तो वो कभी मुझे यहाँ ना भेजते। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मम्मी ने पैसों के लालच में मुझे किसी के घर बेच दिया है। उसके ज़हन में पापा की मुस्कान, उनका स्नेह और बचपन के वो दिन तैरने लगे जब पापा उसे मिले घुमाने ले जाते थे। सपना के दिल में एक टीस उठी, काश मैं उनसे मिल पाती, उनसे कह पाती कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। सपना ने डरते डरते प्रेस चालू की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। गर्म इस्त्री कपड़े पर रखते ही हल्का सा धुआं उठने लगा। वह घबरा गई और जल्दी से प्रेस हटाने लगी, मगर तब तक शर्ट पर एक छोटा सा जलने का निशान पड़ चुका था। सपना की आंखों में डर साफ झलक रहा था, उसे पता था अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद उर्मिला लौट कर आई, और जैसे ही उसने जलता निशान देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उर्मिला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुझे कहा था ना ध्यान रखना, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। इतना कहकर उसने सपना को पकड़कर जोर से झकझोरा और उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। सपना रोने लगी, लेकिन उर्मिला का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह बार बार कह रही थी, खाना, पहनना, रहना सब यहाँ मिलेगा, लेकिन काम ठीक से नहीं करेगी तो यही हाल होगा तेरा। उस रात सपना को भूखा ही सुला दिया गया। पेट में भूख और दिल में दर्द दोनों उसे सोने नहीं दे रहे थे। सपना ने प्रेस गरम करने के लिए लगा दी और फिर वह शर्ट प्रेस करने लगी। तभी उर्मिला ने सपना को आवाज लगाई, सपना कहाँ है तू? मुझे भूख लगी है, जा जिया के लिए दूध गरम करके ला। सपना ने प्रेस को शर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया और बाहर निकलकर रसोई में पहुंच गई। वह दूध गरम करने लगी और फिर दूध गरम करके उर्मिला को दे दिया। तभी उर्मिला को कुछ जलने की बदबू आई। वह चौंक कर बोली, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? उर्मिला तुरंत उठकर कमरे की ओर गई और वहां पहुंचते ही देखा कि जो शर्ट प्रेस करने के लिए दी थी वह पूरी तरह से जल चुकी थी। सपना इस्त्री कर रही थी। तभी अचानक उसका ध्यान कहीं और चला गया और गरम प्रेस शर्ट के एक हिस्से पर ज्यादा देर तक लगी रह गई। नतीजा, शर्ट का कपड़ा जलकर भूरा निशान बन गया। ये देखकर महिला आग बबूला हो गई। वह गुस्से में पहले तो जोर से सपना को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, पता नहीं क्यों तुझे यहाँ लेकर आए थे, काम तो करती नहीं, ऊपर से नुकसान पर नुकसान करती है। गुस्से में वह गरम प्रेस को उठाकर सपने की तरफ बढ़ती है और बिना सोचे समझे उसका गरम तला सपना की कलाई पर रख देती है। तेज जलन से सपना चीख उठती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। महिला डराती है, खबरदार, अगर तूने अपने मुंह से एक आवाज भी निकाली तो तेरी जुबान काट दूंगी। जिंदगी भर यहीं पड़ी रहना पड़ेगा, समझी? सपना डर के मारे चुप हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह जानती है कि अगर उसने कुछ कहा या रोना जारी रखा तो उर्मिला का गुस्सा और बढ़ जाएगा। वह धीरे धीरे अपने लाल पड़े जलते हुए हाथ को पकड़कर रसोई की तरफ बढ़ती है। हर कदम पर उसके मन में अपने पिता की याद और दर्द ताज़ा हो जाता है। काश पापा को पता चलता कि उनकी बेटी किन हालात में है, वो जरूर मुझे यहाँ से ले जाते, वह मन ही मन सोचती है। वह झाड़ू उठाती है और धीरे धीरे सफाई करने लगती है। उसके हाथ की जलन हर बार झाड़ू पकड़ने पर और भी बढ़ जाती है, लेकिन मजबूरी में वह काम करती रहती है। उर्मिला कमरे में बैठी आराम से चाय पी रही होती है और बीच बीच में ऊंची आवाज में टोक देती है, अरे कोना अच्छे से साफ कर, आलसी मत बन वरना फिर देख लेना।
सपना अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप काम में लग जाती है, क्योंकि वह जानती है यहाँ उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी, और अगर सुनी भी तो शायद कोई मदद नहीं करेगा। सपना अपना जला हुआ हाथ संभालते हुए भी चुपचाप काम करती रही। पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा किया, उसके बाद बर्तन मांजे और फिर खाना बनाने में जुट गई। इतनी देर में उसका हाथ पूरी तरह लाल हो चुका था और उसमें बड़ा सा फफोला भी पड़ गया था। जलन इतनी तेज थी कि आंखों में पानी भर आया। सपना ने हिम्मत जुटाकर मालकिन से कहा, मालकिन, क्या आप मुझे कोई ट्यूब दे दें ताकि इस जलन में थोड़ी राहत मिल जाए। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, जाकर अपना काम करो। और क्या, खाना बन गया? जैसे ही वहां खाने की बात पूछी तो सपना बोली, हाँ, मैंने सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया है। तभी औरत बोली, तो जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो वही औरत सपना को आवाज लगाते हुए बोली, सपना, साहब आ गए हैं, इनके लिए पानी लेकर आओ और चाय बनाकर लाओ। सपना अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आती है। पवन की नज़र जैसे ही सपना के जले हुए हाथ पर पड़ती है, वह चौंक कर पूछता है, ये तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? सपना बस चुपचाप पवन की तरफ देखती रहती है। पवन उर्मिला की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में पूछता है, उर्मिला, सपना का हाथ कैसे जला? उर्मिला बिना किसी झिझक के कहती है, पवन, इसने तुम्हारी नई वाली शर्ट जला दी थी। इसे एक काम भी ठीक से नहीं आता, इसलिए मैंने इसका हाथ जला दिया। पवन गुस्से और चिंता से भरे स्वर में उर्मिला से कहता है, उर्मिला, तुम इस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती हो। कल को अगर इसे कुछ हो गया तो हम दोनों जेल जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों से काम कराना अपराध होता है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। सपना चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में न आंसू बचे हैं, न कोई उम्मीद। उसके जीवन में दुख, दर्द और तकलीफ के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा। वह रोज काम करती, डांट और मार खाती। उसके नन्हे शरीर पर न जाने कितने ही पुराने और ताज़ा जख्मों के निशान बन चुके थे, जैसे उसकी हर सांस, हर दिन बस पीड़ा में डूबा हो। पवन उर्मिला से कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, तो सोच रहा था कि तुम और मन्नू भी मेरे साथ चल चलो। उर्मिला ये सुनकर खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पवन थोड़ी देर उर्मिला की ओर देखता है और फिर कहता है, हम तो चल देंगे, लेकिन इसका क्या? पवन ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, उर्मिला, तुम सच में इसे यहीं अकेला छोड़ने की सोच रही हो? ये बच्ची है, कैसे संभालेगी सब? अगर बाहर किसी को पता चल गया कि हम इसे छोड़कर चले गए हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उर्मिला ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे मुसीबत कैसे? मैंने तो सब सोच लिया है। घर में आटा, चावल, दाल सब रख देंगे। गैस चूल्हा भी तो है। भूखी थोड़े ही रहेगी, और वैसे भी इसे सारा काम आता है। कपड़े धोने, बर्तन मांजने से लेकर झाड़ू पोछा करने तक सब कर लेती है। पवन ने धीमे स्वर में कहा, पर ये बच्ची है उर्मिला, नौकरानी नहीं। ऊपर से तू इस पर इतना हाथ उठाती है, अगर कहीं इसे चोट लग गई, बीमार पड़ गई तो? उर्मिला ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ना हर बात में इसे बीच में ले आते हो। मेरे हिसाब से यही सही है। हम जाएंगे, घूमेंगे, मजा करेंगे, और ये यहाँ घर संभाल लेगी। बस बात खत्म। पवन ने लंबी सांस ली, लेकिन कुछ और कह न सका। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। दूसरी तरफ सपना दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने दिनों तक अकेली कैसे जिएगी। अगले दिन मिला ने जैसे ही ताले की आवाज सुनी, समझ गई कि पवन और उर्मिला निकल गए हैं। वो धीरे धीरे आंगन में आई, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दोपहर का वक्त हुआ तो भूख लगने लगी। उसने रसोई में जाकर बर्तन खोले। आटा, दाल, सब्जी कुछ भी सही से नहीं मिला। बस एक कटोरी भर आटा और थोड़ी सी नमक हल्दी पड़ी थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ भरा हुआ है आटा? सब झूठ बोल गए। अब सवाल था कि वो क्या खाएगी। उसने पास वाली पड़ोसन के दरवाजे पर दस्तक दी। बहन, जरा एक कटोरी चावल मिल जाए क्या? शाम को लौटा दूंगी। पड़ोसन ने हैरानी से पूछा। अरे, उर्मिला तो कह रही थी घर में सब कुछ भरा है। सपना ने धीमे से आंखें झुका लीं। क्या करूं, सच तो कुछ और है। सपना घर के सारे काम निपटाकर बहुत थक गई थी। थकान के बावजूद वह खाना बनाने के लिए रसोई में गई। वहां जाकर उसने देखा कि आटा बस इतना ही बचा था कि एक दिन की रोटियां बन सके।
उसने डिब्बों में दाल, चावल वगैरह भी देखे, लेकिन वहां और कुछ खाने के लिए नहीं था। सपना ने सोचा शायद फ्रिज में कुछ हो, पर फ्रिज भी बिल्कुल खाली था। असल में मिलन ने सारा सामान, दाल, चावल, आटा, सब कुछ उठा लिया था और बस इतना ही छोड़ा था कि एक दिन का खाना बन सके। बाकी सारा सामान उसने अपने कमरे में बंद करके रख लिया था और ऊपर से ताला भी लगा दिया था ताकि कोई उसे बाहर न निकाल सके। सपना ने जब खाना देखा तो उसको बहुत ही दुख हुआ और उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन अब वह करती भी क्या। उसने थोड़ा बहुत आटा लगाया और अपने लिए एक रोटी बनाई और पानी पीकर रह गई। 2 दिन तक उसने सिर्फ एक एक रोटी खाए और उसके बाद आटा खत्म हो गया और घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था। सपना को बहुत भूख लगती, लेकिन वह करती भी क्या। वह सिर्फ पानी पीकर अपना काम चलाती रही। 1 हफ्ता होने को आ गया। अब सपना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह अब चल भी नहीं पा रही थी और घिसकते घिसकते बालकनी का गेट खोलती है और बालकनी में आ जाती है। पिछले 5 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसके शरीर में खड़े रहने तक की ताकत नहीं बची थी। वह बालकनी से नीचे की तरफ देखती है और आवाज लगाती है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। सपना वापस कमरे की ओर जाती है, एक कागज और पेन लेकर फिर से बालकनी में आ जाती है। वह कागज पर लिखती है, मेरी मदद करो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बालकनी में रखे पौधों के पास कुछ पत्थर पड़े थे। सपना उनमें से एक पत्थर उठाकर कागज पर रख देती है और उसे नीचे की ओर फेंक देती है ताकि कोई उसे देख सके। वहां से एक महिला निकल रही थी। पत्थर के साथ एक कागज भी पड़ा था। उसने कागज उठाया तो उस पर लिखा था, मैंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो। महिला ने ऊपर देखा, फिर बालकनी के नीचे आकर जोर से पूछा, तुम कौन हो? अंदर से लड़की की आवाज डरते डरते आई, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहते कहते वह लड़की बेहोश हो गई। महिला ने तुरंत पुलिस को कॉल करके पता बताया और फिर जल्दी जल्दी उस मकान की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वह ऊपर पूछने गई तो देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था। फिर वह आसपास के लोगों को बुलाकर पूछने लगी, यहाँ जो रहते थे वो कहाँ गए? पास में रहने वाले लोगों ने बताया, ये शर्मा जी का मकान है। पवन, उनकी पत्नी और बच्चा सब लोग मुंबई गए हुए हैं। उसने फिर पूछा, क्या आपको यहाँ से कभी किसी बच्ची की आवाज सुनाई दी है? पड़ोसी बोले, हाँ, आवाज तो आती थी, लेकिन जब वो लोग यहाँ थे तब भी आती थी। हमने पवन से पूछा था तो उसने कहा था कि भतीजी आई हुई है कुछ दिनों के लिए। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उनके घर का मामला था और वैसे भी पवन और उनकी पत्नी ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। तभी पुलिस आ जाती है और बोलती है, हमें कॉल आया था। वो महिला जिसका नाम आरती था और जो एक NGO चलाती है, वो पुलिस वालों को जानती थी। आरती कहती है, हेलो इंस्पेक्टर राघव, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं इधर से किसी काम से जा रही थी, तभी इस मकान से एक लड़की ने कागज पर ये लिखा हुआ मेरे ऊपर फेंका और वो वहां बालकनी से दिखी थी। हम बात कर ही रहे थे कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो आप जल्दी से ये गेट खोलिए। इंस्पेक्टर अपने साथ आए हुए साथी से कहते हैं, जल्दी से इस गेट का ताला खोलो। जैसे ही गेट खुलता है तभी पवन और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। पवन गुस्से में बोलता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है और मेरी बिना अनुमति के आपने ये घर कैसे खोल लिया? मैं आप सबकी शिकायत करूंगा, मीडिया में जाऊंगा और आपके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। आरती आगे बढ़कर कहती है, ताला मैंने खुलवाया है क्योंकि आपके घर में आपने एक बच्चे को बंद करके रखा है। पवन भड़कते हुए कहता है, तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा भतीजा है जो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ था। शुरू से इस हिस्से को मैं आपके लिए एकदम साफ और सुनने में रोचक तरीके से लिख देता हूँ। तभी पवन और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। पवन गुस्से में बोलता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यह मेरा घर है और मेरी बिना इजाजत के आप कैसे हमारा घर खोल सकते हैं? मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा, मीडिया में जाऊंगा और आप सबके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। इतना सुनते ही आरती आगे बढ़ती है और दृढ़ आवाज में कहती है, ताला मैंने खुलवाया है और आपके घर में आपने एक बच्चे को बंद कर रखा है। पवन तमतमा कर बोलता है, तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा भतीजा है जो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ था। तभी इंस्पेक्टर तेज आवाज में टोकता है, आप लोग चुपचाप अभी यहाँ बाहर खड़े रहेंगे, आगे की कार्रवाई हमें शांति से करने दीजिए,
नहीं तो आपके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। पवन गुस्से में अपनी पत्नी उर्मिला से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़की को यहाँ मत छोड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उर्मिला सफाई देते हुए कहती है, लेकिन वो लड़की बालकनी तक पहुंची कैसे? मैंने तो बालकनी का गेट बंद नहीं किया था। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी टीम को आवाज लगाता है, जल्दी स्ट्रेचर लाओ और एम्बुलेंस बुलाओ। 2 सिपाही दौड़कर स्ट्रेचर लाते हैं और बाकी लोग कमरे का कोना कोना चेक करने लगते हैं। आरती तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी, उसकी आंखें उस बेहोश बच्ची के जख्मों पर जमी हुई थी। उर्मिला, पवन और गाला के चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर ने उनकी ओर घूरते हुए कहा, देखो, ये बच्ची यहाँ कैसे पहुंची, किसने इसे मारा, किसने इसे जलाया, सब सच सच बताना पड़ेगा, वरना याद रखना, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जाते जाते आरती की आंखें नम हो जाती हैं, वो बुदबुदाती है, भगवान, ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में इतना सब कैसे सह गई। इंस्पेक्टर उर्मिला के पास आकर ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, अगर इस बच्ची ने होश में आकर एक भी नाम लिया तो तुम लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। वही पवन के हाथ कांप रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, इस बच्चे को जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। अभी इसके साथ एक एक पल की दौड़ चल रही है। तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया गया और बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। इधर आरती और पुलिस वाले गांव के पास पहुंच गए। उर्मिला और पवन सिंह ने पूछा, अब आ गया है, इस बारे में क्या कहना है? अंदर जो इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने घर को चारों तरफ से देखना शुरू किया। कुछ पुलिस वाले रसोई में पहुंचे तो वहां खाने की एक भी चीज नहीं थी। इतना ही नहीं, घर की जो टंकी थी उसमें भी पानी बिल्कुल खत्म था। आरती की आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी भर आए। आरती तेज आवाज में, तुम लोग इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। एक मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक, न खाना न पानी और ऊपर से मारपीट। जले हुए हाथ देख रहे हो, क्या कोई जानवर भी अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है? पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया, इंस्पेक्टर, इस बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाओ और डॉक्टर को बोलो इमरजेंसी केस है। उर्मिला और बाकी लोग डर के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आरती उनकी तरफ इशारा करके, अब जेल में सड़ेगी तुम लोग, कानून में अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बाहर एम्बुलेंस की सायरन की आवाज गूंज उठी और पुलिस ने उर्मिला को हथकड़ी पहनाकर नीचे ले जाना शुरू किया। आरती उस बेहोश बच्ची के पास बैठ गई, उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली, आरती धीरे से, डर मत बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़े स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण ढंग से ऐसे लिखा जा सकता है। इंस्पेक्टर गुस्से में, अपना मुंह खोलो, जल्दी बताओ, ये बच्ची कहाँ से आए और तुम लोग इसे यहाँ काम करवा रहे हो? इसी दौरान पास में खड़ा एक पड़ोसी आगे आया और बोला, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, ये बच्ची यहाँ कब से है, हमें कोई पता नहीं। महीनों से इस घर से चिल्लाने और रोने की आवाजें आती रही हैं। एक बार आवाज इतनी ज्यादा थी कि मैंने पवन और उनकी पत्नी से भी पूछा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे घर से कोई आवाज नहीं आ रही। पुलिस और आसपास खड़े लोग इस बयान को सुनकर चौंक गए। पड़ोसी की बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि इस मासूम के साथ लंबे समय से अत्याचार हो रहा था और लोग चुप्पी साधे हुए थे। अब इसकी पूरी जांच होगी और जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। आरती गुस्से में, उर्मिला, जब तुम्हारे घर में राशन भी नहीं था तो तुम एक बच्ची को घर पर छोड़कर जा रही थी। क्या तुमने उसके लिए 1 हफ्ते या 10 दिन का खाना तक रखा? अब तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? उर्मिला डर के मारे कांपते हुए बोली, सामान तो रखा था, पर मैंने उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा ही छोड़कर गई थी। आरती ने कड़ा स्वर लेते हुए कहा, थोड़ा सा? तुम्हारे थोड़े से ने इस मासूम की हालत ऐसी कर दी कि यह अब बेहाल थी। बाकी सब चीजें जो तुमने नहीं दी, उसका पूरा सच अब सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर राघव बोले, बलदेव, इन्हें गिरफ्तार कर लो। जब तक बच्ची होश में नहीं आती, ये दोनों जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। इंस्पेक्टर और आरती बच्ची के साथ अस्पताल पहुंचे। ये सिटी अस्पताल था और आरती यहाँ अक्सर आती जाती रहती थी, इसलिए उन्हें वहाँ हर कोई जानता था। आरती बच्ची के कमरे में गई और डॉक्टर से पूछी, आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, इसने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। इसके चेहरे पर मार के निशान हैं, हाथ जल गए हैं।
शरीर पर कई घाव हैं, लगता है बहुत बुरी तरह से मारा गया है। बाकी जानकारी तो बच्ची होश में आने के बाद ही मिल पाएगी। आरती ने राघव से कहा, राघव, ये पति पत्नी कभी भी बचे नहीं। उनसे पता करो कि बच्ची कहाँ से आए और क्यों यहाँ काम करवा रहे थे। अगर नहीं बताए तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगी। राघव ने आश्वस्त किया, आरती, आप निश्चिंत रहें, मैं इस बच्ची के साथ कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। अगले दिन जब बच्ची होश में आई, उसने सब कुछ बता दिया, कहाँ से आई, कौन उसे यहाँ लाया और उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। रोते हुए उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे बेच दिया, इसलिए मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। आरती ने प्यार से पूछा, क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहोगी? सपना बोली, नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। मेरी सौतेली माँ मुझे फिर से कहीं भेज देगी और मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरा और मेरी बहनों का खर्च उठा सके। सपना ने आगे कहा, मैडम, मुझे पढ़ना है, पढ़कर मैं बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ, IAS बनना चाहती हूँ। मैं वैसा बनना चाहती हूँ जैसा मेरे पिता ने सोचा था। आरती ने कहा, ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। अगर तुम अपने गांव नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें एक गांव में भेज रहे हैं जहां बच्चों की अच्छी परवरिश और शिक्षा होती है। तुम वहीं रहो और अपनी पढ़ाई करो। सपना के बयान के बाद पवन, उसकी पत्नी और NGO के अधिकारी जिन्होंने बच्चों को घर से काम पर भेजा था, सभी बच्चों को वापस उनके घर पहुंचाया। जो बच्चे अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे उन्हें गो में रखा गया। पवन और उर्मिला को छोटे बच्चों पर अत्याचार करने के लिए 10 साल की सजा दी गई। जिन्होंने बच्चों को बेचा या खरीदा उन्हें 5-5 साल की सजा दी गई। हमारे घर में चाहे कितनी भी कमी क्यों न हो, हमें अपने बच्चों को कभी भी अपनों से दूर नहीं करना चाहिए। किसी के कहने पर या पैसों के लालच में अपने बच्चों को कहीं भेजना कभी भी सही नहीं है। जैसा आपने देखा, सपना की माँ और पिता ने लालच के कारण अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज दिया जहां उसे रोज प्रताड़ित किया जाता था। और शायद अगर आरती जैसी महिला नहीं देखती तो सपना की जान भी जा सकती थी। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।